सभी स्टूडेंटों, जो मैं आपको लेकर आ चुका हूं विज्ञान का सेट सी का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में यहां पर आप देख सकते हैं। मैंने सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले का आंसर आपका देख सकते हैं, अपघटन और वियोजन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर दिया गया है बेरासायनिक अभिक्रिया जो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण भी दिया गया है। इसके बाद है आपका अथवा इसका श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प में एटीपी की एन के रूप में ऊष्मा निकलती है। इसी के बाद है आपका संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण के कोई दो तरीके बताइए। तो यहाँ पर है कि संचारण को जब कोई धातु आपस में नमी के संपर्क में आती है तो वे संचारित हो जाती हैं। इस घटना को संचारण कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। तो इसके बाद है आपका इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। इसको रोकने के तरीके हैं पेंट करके, ग्रीस लगा के या तेल मिश्र धातु बना के। इसके बाद है आपका कि धातुओं के दो भौतिक गुणों को बताइए। तो धातुओं का गलनांक उच्च होता है, धातुओं का क्वथनांक उच्च होता है, धातुओं में ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भोजन को पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो मुंह में स्थित लार ग्रंथि लार से निकलकर चबाए हुए भोजन में से चिकना या ललसा बना देती है जिससे भोजन को आसानी से पिघल सकता है और महत्वपूर्ण यह है। इसके बाद है और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन ये रहा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवन में असंरक्षण के किन अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुवंशन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का सम्मान, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन का प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो इस तरीके से आप इस ऋतुस्राव या रजुधर्म किसे कहते हैं इसको बताइए। तो यह रहा उसका आंसर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका देख सकते हैं यहाँ पर डीएनए की प्रकृति क्या है। तो डीएनए का आंसर यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस लगाया जाता है तो पहली पीढ़ी में वो लक्षण नहीं दिखाई देते, इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो गुणसूत्र का है पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यह रहा पूरा का पूरा आंसर। तो जल्दी से इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है आपका देख सकते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर दिया गया कि r बराबर वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो f बराबर r/2 सूत्र होता है। तो यहाँ पर 20/2 आएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अथवा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11 की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका अथवा दिया गया आपके लिए कि उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोगों को लिखिए। तो उत्तल दर्पण के उपयोग यहाँ पर बताए गए हैं, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। यह रहे दोनों उपयोग की स्ट्रीट लाइट में परिवर्तन करने के लिए, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वाहनों को देखने के लिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए, जैसे विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब और वोल्टमीटर। तो इन सभी के मैंने यहाँ पर 4 के संकेत बना दिए हैं, प्रतीक बना दिए हैं। इसके बाद इसका अथवा वाला कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो फ्यूज तार वह युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में हो जाने वाली धारा को अधिकतम सीमा नियंत्रित की जाती है। यह उच्च प्रतिरोध या कम गलनांक की मिश्र धातु का तार होता है जो पेंसिल होल्डर के दोनों टर्मिनल T1 T2 के बीच कसा होता है। इस होल्डर में पेंसिल कैसिंग में लगा देते हैं। परिपथ को तार को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसके बाद हम आ चुके हैं बाकी और इसका आंसर दिया गया है नीचे कि इसका उपयोग विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है आपका यहाँ पर देख सकते गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। तो गैल्वेनोमीटर क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की यह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक विद्युत उपकरण होता है
परिपथ में श्रेणी क्रम में उपयोग में लाया जाता है। यह परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है, परिपथ में धारा में बहने की दिशा प्रदर्शित करता है। इसके बाद है आपका कि परिनालिका क्या है। तो परिनालिका किसे कहते हैं कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तारों की तार की बेलनाकार अनेक फेरों से बनी कुंडली परिनालिका कहलाती है। और इसके बाद इसका अथवा दिया गया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चुंबक का एक ध्रुव दो दिशाओं में सूचित करेगा, जो कि असंभव, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण है। तो इनके आंसर हम आपको बताएंगे कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से घटित हो जाते हैं, यह अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ नहीं बनाते, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की खाद्य जाल या आहार जाल किसे कहते हैं। तो जब अनेक खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर जटिल पथ बना लेती हैं और यह जाल बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसके बाद है समावयवी और समावयवता किसे कहते हैं, इनको बताइए। तो जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक पदार्थ प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समावयव यौगिक, इसका यह कौन समावयवता कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण को यहाँ पर पूरा का पूरा समझाया गया है, इनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद है आपकी क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, इनकी आपको समीकरण लिखना है। हिंदी में दिए गए इनको समीकरण लिखना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, रहे इनके आंसर। इसके बाद है विस्थापन। द्विविस्थापन में अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को अपने यौगिक में विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यह रहे इनके आंसर, उनके उदाहरण। तो समीकरण भी आप लिख सकते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया विधि क्या है, इसको समझाइए। तो यह रहा इसका पूरा का पूरा आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। सूर्य ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते, इसलिए अनेक उनसे आने वाले प्रकाश की किरणों में विभिन्न बदलती सघनता वाली वायुमंडलीय परतों से नहीं गुजरता और प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बनती, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों, यह बताना है आपके लिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और मानव नेत्र का नामांकन चित्र। लवण किसे कहते हैं, इनके लक्षणों को आपको बताना है, लवणों के नाम बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखिए कि पीतल तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्यों। तो इनके आंसर आपको डिटेल में समझाए गए हैं, काफ़ी अच्छे से हिंदी में सरल तरीके से हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी आंसर दिया गया है। इसके बाद आ चुका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो बे हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल सहसंयोजी आबंध बनाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अथवा दूसरा है कि बे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्वि आबंध या त्रिआबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद है सल्फर के 8 अणु से बनने वाले सल्फर अणु का नाम बताइए, संरचना बनाइए। तो यहाँ पर मैंने बना दी गई। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे सेट सी का आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।